नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। हम लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग्स टेक्निक में आज आपको एक नया टेक्निक बनाएंगे और इस टेक्निक का नाम है पिरामिड टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है पिरामिड टेक्निक। पहले इस टेक्निक को समझते हैं और फिर क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग इज लाइक डायरेक्टिंग अ फिल्म। आप यदि कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, फिल्म कोई बना रहे हैं, तो उसी की तरह आंसर राइटिंग भी है। एक आप उदाहरण लेते हैं। 1970 के दशक में 1970s के डिकेड में एक फिल्म का फॉर्मूला हुआ करता था, लॉस्ट एंड फाइंड फॉर्मूला। इसमें इस फॉर्मूला के अनुसार जब फिल्म बनता था तो फिल्म के पहले सीन में ये रहता था कि एक फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चे। फिल्म का उद्देश्य ये रहता था कि फिल्म को एंटरटेनिंग बनाना है, ऑडियंस कैचिंग बनाना है, और फॉर्मूला सिंपल था कि पूरे परिवार को एक दूसरे से अलग कर दो और फिल्म के एंड में परिवार वाले को मिला दो। तो आपका ये फिल्म चालू होता है ऐसे। फिल्म के शुरू में पहला सीन में सारे परिवार वाले एक साथ हंसी खुशी संग रह रहे हैं, लेकिन अगले अगले सीन में कुछ घटना इस तरह का हो रहा है कि ये सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स अलग हो गए। और जब सारे मेंबर्स अलग हो जाते हैं तो फिल्म का इंटरवल हो जाता है, और फिल्म का इंटरवल के बाद से फिर कुछ घटना ऐसी होती है कि ये सारे फैमिली मेंबर्स फिर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और अल्टीमेटली फिल्म के एंड में फिर से ये परिवार वाले आपस में मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको पिरामिड टेक्निक लगाना होगा। पिरामिड टेक्निक लगाने का मतलब होता है जो क्वेश्चन में 2 से 3 बातें पूछी गई हैं, उसको इंट्रोडक्शन में आप इसको डिस्क्राइब करें, इस पिरामिड को बड़ा करें, और धीरे 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 इसको स्पेसिफिक की तरफ ले जाए। और फिर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जब आंसर का दूसरा पार्ट लिखेंगे, फिर से इसको चौड़ा करते रहें और पिरामिड को उल्टा कर दीजिए। इस टेक्निक में मतलब ये है कि आपका यहाँ का जो विचार है और यहाँ के विचार में सिंक्रोनाइजेशन है। हम लोग इसी पिरामिड टेक्निक पे इस क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन के कीवर्ड्स को देख लीजिए। क्या आप मानते हैं कि भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि ये नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? कहने का मतलब है ये क्वेश्चन का यदि बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसा है। यही हमारे संविधान का बेसिक फंडामेंटल है, मूल है। क्योंकि इस क्वेश्चन से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि शक्ति, पावर केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए, और सरकार के जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनमें समन्वय भी हो और शक्ति का, पावर का शेयरिंग भी हो, डिवीजन भी। और इसी के आधार पे हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। याद रखिए कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है और आपके दोनों पार्ट को आंसर देना पड़ेगा। पिरामिड फॉर्मूला लगाइए और इसके इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन का दोनों पार्ट का आप इसमें आंसर रखेंगे।
यदि क्वेश्चन का दोनों पार्ट का यदि पिरामिड के शुरू में आंसर करेंगे इंट्रोडक्शन में, तो अगला पैराग्राफ आपका स्पेसिफिक होते चला जाएगा। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। इनका नाम था मोंटेस्क्यू। ये ब्रिटिश सिस्टम को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिए थे। हालांकि इस बात पे वो सही थे कि सरकार का 3 अंग होता है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो फंडामेंटल है ये है कि पावर शुड चेक पावर। यूएसए में यही कॉन्सेप्ट है। यूएसए में प्रेसिडेंट है, कांग्रेस है जिसको आज आप लोकसभा, राज्यसभा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। तीनों जो अंग हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने डोमेन में ये लोग इंडिपेंडेंट। अब सवाल होता है कि यूएसए की तरह क्या इंडिया में भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है? क्या भारत में भी ऐसा ही है? तो इसका जवाब है नहीं। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं। इंडिया में हम लोग फ्लेक्सिबल सिस्टम अपनाते हैं। हम लोग लचीलापन हमारे प्रणाली में है और बहुत सारा फंक्शंस ओवरलैप भी करता है। और ओवरलैप यदि फंक्शंस करता है तो इसका यह मतलब है कि तीनों अंगों को काम करने के लिए आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। यदि सरकार के 3 अंग में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, तो कभी भी पावर का मिसयूज नहीं होगा। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स का, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपके संविधान का के निर्माता हैं, उनका यही सोच। उदाहरण स्वरूप आप यदि देखेंगे कि आपके संविधान में अनुच्छेद 50 का प्रावधान है, आर्टिकल 50, इसमें यह लिखा हुआ है कि जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आपके संविधान में आर्टिकल 121, 211, इसमें यह बात की गई है कि विधायिका में, आप राज्य के विधानसभा में, संसद में जज के कंडक्ट पे आप चर्चा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्कस देयर कंडक्ट। चाहे आप उनको हटा दें, पार्लियामेंट कैन रिमूव देम, बट अदरवाइज इन नॉर्मल चर्चा आप अनुच्छेद 121 और 211 प्रतिबंध करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि दे शुड नॉट बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। उसी तरह आर्टिकल 61 क्या कहती है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटीज दिए गए हैं ताकि बहुत सारा लॉ जो है उन पे नहीं लगता है। भारतीय संविधान में देयर आर मेनी प्रोविजंस दैट प्रोवाइड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपके यहां न्यायिक समीक्षा है थ्रू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी क्या करती है? कार्यपालिका और लेजिस्लेचर पे, दोनों पे इस औजार के द्वारा जो है नियंत्रण रखती है। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है। कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चन आवर, कैग रिपोर्ट, इससे लेजिस्लेचर का नियंत्रण रहता है सरकार पर। उसी तरह एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे कंट्रोल रखती है, चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। प्रेसिडेंट का वीटो पावर है, ऑर्डिनेंस पावर है। तो कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बैलेंसिंग एक्ट के थ्रू चला है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई है, समन्वय बनाने की कोशिश की गई है ताकि आपका संविधान और संविधान के द्वारा दिए गए अंग सुचारू रूप से चलते रहे। अकाउंटेबिलिटी शुड बी इन डेमोक्रेसी। अकाल
ड्रॉट आना प्राकृतिक आपदा है, बट सरकार क्या क्या कदम उठा रही है आपदा से निपटने के लिए? व्हाट आर दी कंटीजेंसी मेजर्स, व्हाट आर द इमरजेंसी मेजर्स? तो दोस्तों, भारत की संविधान, दे डोंट वर्क ऑन द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। चेक और बैलेंस के थ्रू, इस प्रिंसिपल के थ्रू हमारा डेमोक्रेसी आज भी सक्सेसफुली जो है सरवाइव कर रहा है। और इसी तरह का क्वेश्चन यदि आपको बीपीएससी मेंस में आए, यूपीएससी मेंस में आए, तो आप चुपचाप पिरामिड टेक्निक लगाएं। पिरामिड टेक्निक में इंट्रोडक्शन में आप लिखें कि शक्तियों का पृथक्करण क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो सेपरेशन ऑफ पावर एंड इट्स ओरिजिन आप लिखो। फिर आप सेपरेशन ऑफ पावर्स के पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, वो आप इंट्रोडक्शन में ले। फिर अपने पिरामिड बनाइए, यानी सेकेंड पैराग्राफ आप लिखिए भारत का संविधान के अनुसार, जो संविधान में अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के साथ एग्जाम्पल्स को आप लिखिए। और जब अलग अलग पैराग्राफ आप लिख दें, फिर आप जो है पिरामिड को पलट दीजिए। अंतिम पार्ट आता है आपका कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में ये लिखिए कि हमारे यहां स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, इट इज डेलिब्रेट, so that coordination should be maintained. All organs of government should serve as a check on one another. There are no separation of functions. In fact, there are certain functions that overlap. और कोऑर्डिनेशन और समन्वय के लिए ही आपका संविधान जो है आज फ्लरिश कर रहा है। इसके साथ ही आप कंक्लूजन लिखो। यदि क्वेश्चन को इस माध्यम से आप समझाते हैं, एग्जामिनर को पिरामिड टेक्निक लगाते हैं कि पिरामिड ऐसे बना दे, और फिर आंसर के सेकंड पार्ट को पिरामिड को उलट दे, तो आपको 100% एग्जाम आंसर्स में मार्क्स मिलेगा। करना क्या है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल के साथ उसका रियल एग्जाम्पल दीजिए कि कब कब ये घटना भारत में कैसे कैसे हुई है, और कैसे चेक एंड बैलेंस के थ्रू पार्लियामेंट भी सुचारू रूप से काम कर रही है, जुडिशरी भी आपके संरचना को, संविधान के संरचना को मेंटेन करने में सक्सेसफुल रही है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अगला टेक्निक, क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारा टेक्निक होता है, तो उस टेक्निक पे, अगले टेक्निक पे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आपको कोई टॉपिक अच्छा लगे, चाहते हैं कि उस पर हम लोग डिस्कस करें, तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।